अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। एक सवाल दिया था स्प्रिंग 24। अरे पूरा जुमला ये है, एक सवाल दिया था स्प्रिंग 24। ये थोड़ी बोलो का दो सवाल दिए थे स्प्रिंग 24। स्प्रिंग 24 पूछ रहा हूं पहले। स्प्रिंग 24 में आप प्राइमरी अपॉर्शनमेंट सेकेंडरी प्राइमरी अपॉर्शनमेंट करके दिया हुआ था और बस सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करनी थी। वन वे, टू वे, नो वे, टू वे, क्योंकि एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को भी सपोर्ट कर रहे हैं। रिपीट डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। रिपीटेड, सवाल में लिखा हुआ है क्लियरली यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपने कुछ पूछना है तो बताएं। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट जो, हाँ लास्ट सेंटेंस बिल्कुल सही है। लास्ट सेंटेंस में 53 मिलियन मजीद है जो ओवरहेड है। इसका मतलब है कि ये आपको अभी प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के बाद नहीं दिए। प्राइमरी अपॉर्शनमेंट करने वाली एक 53 मिलियन की आइटम रहती, तो उस 53 मिलियन को बांटने के बाद अब ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल। फ्लोर एरिया पे क्यों बांटा है? दिल कर रहा था, बिल्कुल ठीक है। इस है फैक्ट्री ओवरहेड में, यानी जो फिगर्स दी हैं उनकी रेशो में बांट सकते थे, क्योंकि इसमें ना आईकैप ये पीछे आईकैप पे सोल्यूशन है, तो उन्होंने चूंकि कोई बेसिस बताई नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था कि कौन से हैं, तो जैसे मर्जी बांटे। अभी बांटे में फ्लोर एरिया में, अगर किसी ने मशीन आर्ट में बांटना है मशीन आर्ट में बांट दे, अगर इस वक्त जो फिगर्स गिवन है उनकी रेशो में बांटना है वो भी ठीक है, और उसके बाद फिर सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट की है। जी बताएं बेटे, इस सवाल में किसी ने कुछ पूछना है तो, अगर किया है। फिर मैंने दूसरा सवाल आधा डिस्कस करके छोड़ा था, ऑटम 23, और उसमें जो इनडायरेक्ट की लाइन अलग थी और डायरेक्ट वेजेस की भी लाइन दो एसडीज में लिखनी थी, बस ये बात मैंने बिल्कुल बता दी थी। और आपने इसमें किसी खर्चे के बारे में पूछना है तो बताइए। इनडायरेक्ट वेजेस को किस में बांटें? इनडायरेक्ट वेजेस ये लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे होंगे? डायरेक्ट लेबर को, तो इसलिए डायरेक्ट वेजेस की रेशो में बांटते हैं। नहीं देखें, जब डायरेक्ट वेजेस एसडीज में भी दी हुई हैं तो इसका मतलब है कि एसडीज में भी दो तरह के लोग हैं, तो इसलिए जब उन्होंने डायरेक्ट वेजेस कह के दी हुई हैं पांचों डिपार्टमेंट्स में, तो इनडायरेक्ट वेजेस को भी उन पांचों में बांटे। एक बार इनडायरेक्ट वेजेस को पांचों में बांट लें, फिर डायरेक्ट वेजेस की लाइन सिर्फ एसडीज में लिखें, वो एक अलग ओवरहेड होगा। ऑटम 23 में बताएं जो पूछना है। पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग ये फ्लोर एरिया में बांटते थे, लेकिन अब उससे ज्यादा बेहतर पॉइंट बता दिया कि नंबर ऑफ पंखे लाइटें बता दी, तो इसलिए जनरल लाइटिंग को नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में बांटेंगे, फ्लोर एरिया में नहीं। ऑटम 23 अगर किया है किसी ने तो क्या जी, तो मैं क्या कह रहा हूं 23 नहीं 13 क्या, ऑटम 13। अच्छा जी, एक सवाल होमवर्क कर दें, और इस सवाल में ना जो काम करने को कह रहा हूं उसकी वजह आपको पता चलेगी प्रोसेस कॉस्टिंग में। अभी बस सिर्फ जो कह रहा हूं वो कर दीजिएगा। सवाल है फैसल एंटरप्राइजेस के नाम का, स्प्रिंग 23। सवाल पे पहुंचे ना, फिर एक बात बतानी है। स्प्रिंग 23 फैसल एंटरप्राइजेस के सवाल पे आइए, फिर एक बात बताता हूं। आगे इस टेबल के आखिर में 3 लाइनें देखें क्या लिखी हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स इन प्रोसेस ओपनिंग, इक्विवेलेंट यूनिट्स इन प्रोसेस क्लोजिंग,
और यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। ये नाम आपको ना प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो समझ आएंगे। अभी आपने ना सिर्फ एक काम बगैर समझे करना है, जब प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ लेंगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, वो इसमें मिक्स हुआ था। अभी चूंकि पढ़ाया नहीं है इसलिए जो कह रहा हूं बस वैसे कर लें। हमें इसमें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड चाहिए होते हैं इस चैप्टर में, तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड निकलेंगे ये जो ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स हैं। जैसे मैं पहला कॉलम बता रहा हूं 5500, इसमें क्लोजिंग ऐड कर लें और ओपनिंग लेस कर लें। 5500 प्लस 1500 माइनस 2000, 5000, ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये प्रोसेस कॉस्टिंग की एक चीज मिक्स की हुई थी इसमें, वो आपने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। अभी चूंकि पढ़ाया नहीं है इसलिए ये जो आखिरी 3 लाइनें हैं इनकी जगह आप समझ लें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो वो आप फिगर्स निकालेंगे। ये 5500 प्लस 1500 माइनस 2000, 5000 प्लस 3000 माइनस 2000, 4500 प्लस 2000 माइनस 2500। ऐसा क्यों कर रहे हैं, या प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अभी बस सवाल करने के लिए ऐसा कर लें। क्या बन गया आंसर? पहले कॉलम का यूनिट्स प्रोड्यूस आ गया 5000, दूसरे का 6000, तीसरे का। तो बस आपको यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दिए हुए 5000, 6000 और 4000। चले, ये होमवर्क है बेटे, ठीक है जी। स्प्रिंग 23 होमवर्क है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार फिर रिकैप दे रहा हूं। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में, जिसको ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन कहते हैं, उसमें सारे के सारे ओवरहेड्स, नहीं सारे का वर्ड नहीं की, सब ओवरहेड्स इंडिविजुअली डिपार्टमेंट्स में बांटते हैं और एक एक करके हर ओवरहेड का देखना पड़ता है कि डिपार्टमेंट्स के साथ क्या ताल्लुक बनता है, और डिपार्टमेंट्स में बांट लेने के बाद जो हर पीडी का एंड टोटल है उस टोटल को फिर प्रोडक्ट्स में बांटते हैं। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है कि हर इंडिविजुअल खर्चे को डिपार्टमेंट के रास्ते से लाने की बजाय डायरेक्ट हर एक को प्रोडक्ट तक पहुंचाएं। और सिर्फ ये चीज दिखाने के लिए मैंने कल आपको वो ऑटम 10 कराया था, वरना वो प्रॉपरली एबीसी का सवाल नहीं था। उस सवाल से अगर इतना नजर आ गया ना कि खर्चों को इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स में बांट सकते हैं, तो बस अब उस सवाल को इग्नोर कर दें। तो एबीसी का कॉन्सेप्ट ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स में इंडिविजुअल ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में बांटते थे और बाद में डिपार्टमेंट्स का टोटल प्रोडक्ट्स में बांटते थे। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच, ये दो अलग अलग अप्रोचेज हैं, ये बुजुर्गों की बनाई हुई दो अलग अलग अप्रोचेज हैं। मकसद क्या है? ओवरहेड्स को किसी तरह से प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल कर सकें। तो एक अप्रोच है ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन, जो पिछले चैप्टर में किया था। एक अप्रोच है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो अब बता रहा हूं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का तरीका क्या था? ये कल वाली बात रिकैप दे रहा हूं। हर इंडिविजुअल ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में बांटना है और बाद में डिपार्टमेंट्स का टोटल प्रोडक्ट में आएगा। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की अप्रोच क्या है कि हर इंडिविजुअल खर्चे को डिपार्टमेंट का मोहताज नहीं बनाना, प्रोडक्ट्स में बांट देना। अब इसमें मैं एक और, अगर ये चीज कल लिख ली हुई थी तो एक और चीज अब लिखवा रहा हूं। अगर आपने इस तरह से नोट की हुई थी जैसे मैंने कल यहां किया था, तो यहां पर एक बात ये लिख लें कि सेपरेट OAR for each PD is calculated. यहां पर सेपरेट OAR का वर्ड इतना मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो ये वाली अप्रोच थी, इसलिए बस सिर्फ रेट कह देता हूं। फॉर ईच इंडिविजुअल overhead is calculated. आंसर का फर्क आ जाएगा, दोनों अप्रोचेस के आंसर में फर्क आ जाएगा। तो पिछले चैप्टर में हर पीडी का एक OAR होता है और इस चैप्टर में हर खर्चे का एक अलग रेट होता है। अगर हर पीडी के OAR से प्रोडक्ट की कॉस्ट तक पहुंचना है
तो अगर ये रुपीस पर लेबर आता तो पर यूनिट तक कैसे पहुंचाए? अगर ये रुपीस पर लेबर आता तो प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचे? आज पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। ये हर पीडी के ओएआर से हम प्रोडक्ट कॉस्ट तक पहुंच सकते थे, यहां पर हम हर खर्चे के रेट से प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। कैसे? सवालों से सिखाता हूं। बस ये एक पॉइंट मैंने और ऐड कराया। कल अगर 10 ये 2 हिस्से बनाए हुए थे, उसमें मैंने एक एक पॉइंट ऐड कराया। इसमें ना 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, वैसे तो जबानी भी याद हो जाएंगी, लेकिन चले आपको बता देता हूं। जो पिछले चैप्टर में हम ओवरहेड्स या आइटम्स कह रहे होते थे, वो इस चैप्टर में कॉस्ट पूल कहलाएंगे। कॉस्ट पूल। पिछले चैप्टर के अंदर जो जो एक्सपेंसेस थे, जो आइटम्स थी, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, रेंट, वो तो सारी अंग्रेजी लिख रहे होते थे। पिछले चैप्टर में जो वो आइटम्स थी, इसमें उनको कॉस्ट पूल कह रहे होते हैं। और पिछले चैप्टर में जो इन आइटम्स की बेसिस थी, यानी वो जो रेशो होती थी, इस चैप्टर में इसको कॉस्ट ड्राइवर कह रहे हैं। ड्राइवर जो खर्चों के नाम थे, जो खर्चे थे, जिनको आइटम्स कह लें, एक्सपेंसेस कह लें, उसको इस चैप्टर में कॉस्ट पूल, और वो जो बेसिस जिस रेशो पे उनको बांटा जाता था, उसको कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। यहां पर एक और पॉइंट ऐड करा रहा हूं। यहां पर हम लोग मेनली बस एफओएच की बात करते थे। एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड्स। वो जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर था, वहां पर बात फैक्ट्री से बाहर जा ही नहीं रही थी। हम फैक्ट्री ओवरहेड्स तक थे। लेकिन एबीसी अप्रोच जिन बुजुर्गों ने भी बनाई है, इस अप्रोच का फायदा यह है कि हम लोग एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस तक को प्रोडक्ट्स में बांट सकते हैं, ताकि प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट्स पता चल सके। ये एबीसी में एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इस पिछले चैप्टर में हम लोग एफओएच तक रह रहे थे, बस एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से बाहर नहीं जा रहे थे। लेकिन एबीसी अप्रोच बेशक फैक्ट्री के लिए बनी हो, लेकिन ये अप्रोच का फायदा यह है कि इस अप्रोच पे चलते हुए एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस को भी प्रोडक्ट वाइज बांटा जा सकता है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल किया जा सकता है, नहीं कह रहा, प्रोडक्ट वाइज बांटा जा सकता है, ताकि हर प्रोडक्ट की अलग अलग प्रॉफिट की फिगर पता चल सके। तो एबीसी अप्रोच एफओएच से बाहर निकल के एडमिन सेलिंग पे भी अप्लाई हो सकती है। चलिए, ये तो होंगे हवाई हवाई मुश्किल मुश्किल बातें। अब जब तक मैं आपको न्यूमेरिकल में नहीं लाता ना, ये चीज हजम नहीं होगी। ये लिखें बस, फिर अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नोट कर लें इसको, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाए। इलस्ट्रेशन 3 पे आए। इस चैप्टर में इलस्ट्रेशन 3। अच्छा, पीछे मैंने सॉल्व जैसे भी किया हुआ है, आप ये बोर्ड वाला नोट करिएगा।
पीछे मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, लेकिन आप ये बोर्ड वाले को नोट करिएगा। इलस्ट्रेशन 3 पढ़ लीजिए, मैं जो बोर्ड पे सॉल्व करूंगा बेटा वो नोट करिएगा। मैंने पीछे बुक में डायरेक्ट कैलकुलेशन ब्रैकेट में कर दी है, तो वैसे नहीं, जैसे बोर्ड पे करूंगा वैसे चलाइएगा। सवाल पढ़ने को कहा है भाई सबको।
चले सवाल पढ़ के फारिग हो गए हैं ना। JAM एंटरप्राइजेस, अच्छा जी जैम एंटरप्राइजेस, हम कौम की मदद करते हैं मछलियां पकड़ने में और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे, तो अब कंपटीशन हो रहा है जरा थोड़ा सा सख्त, तो हम लोग अपनी कॉस्टिंग की अप्रोच चेंज कर रहे हैं। ट्रेडिशनल फुल कॉस्टिंग अप्रोच ये वही है जो पहले कर रहे थे, अब हम ABC पे जाना चाह रहे हैं। ये पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में सलाम दुआ हुई है। अगले साल का ये बजटेड डाटा है। पहले टेबल के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स हैं JA और M, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, इनकी प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट्स बताए हैं, सेल प्राइस पर यूनिट, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट, ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मशीन आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट, ये इन 3 प्रोडक्ट्स के जो आने वाला साल है उसकी बजटेड इंफॉर्मेशन है। फिर इसके अलावा बिजनेस ने अपने कुछ खर्चों का बजट बताया है। मशीन की सर्विसेज इसमें मेंटेनेंस वगैरह आ सकती है, उस पर टोटल अंदाजन इतना खर्चा होगा और टोटल साल में अंदाजन इतने घंटे मशीनें चलेंगी। ये जो मशीन सर्विसेज के आगे अमाउंट है ये मशीन सर्विसेज का खर्चा हो गया, और मशीन आवर्स के आगे जो क्वांटिटी फॉर द पीरियड 230,000 है ये टोटल मशीन आवर्स हो गए। असेंबली सर्विसेज, ये हम इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो चीजें असेंबल करते होंगे उसकी कोई ना कोई डिपार्टमेंट के खर्चे होंगे, तो उनका खर्चा आ गया, और जो लोग ये काम कर रहे होते हैं उनके टोटल लेबर आवर्स आ गए। सेटअप कॉस्ट, सेटअप सेटअप ये क्या है, सेटअप प्लांट को शुरू में वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, कब स्टार्ट करने के लिए, तो वो तो जिंदगी में एक दफा कर लिया, इंस्टॉलेशन। अच्छा, इसमें ये भी कह सकते हैं कि जी रोजाना सुबह फैक्ट्री खोलते हुए, और इसमें ना एक वर्ड में ऐड कर रहा हूं, ये बैच सेटअप भी हो सकता है। बैच सेटअप की मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो बेकरी आइटम्स है ना, ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, तो वो एक एक बिस्किट चूल्हे पे पकाते होंगे, एक बिस्किट पकड़ा हाथ से चूल्हे पे पका रहे, ये ओवन होगा और उस ओवन में एक एक बिस्किट नहीं पकता होगा, ट्रे के अंदर हो सकता है कोई 500 बिस्किट्स उस पर पेस्ट लगा के फिर ट्रे प्लेस होती होगी। अब ये जो 500 बिस्किट्स एक वक्त में ओवन के अंदर जा रहे हैं, इन 500 बिस्किट्स को उस ट्रे में रखना, उस ट्रे के अंदर पेस्ट डालना, 2-4 वर्कर्स उसमें भी इंगेज हैं, हो सकता है कोई खास केमिकल लगता हो, वो स्प्रे करना पड़ता हो। अब ये बैच तैयार है मशीन के अंदर रखने के लिए, इसको बैच सेटअप कॉस्ट भी कहते हैं। उसकी जो ट्रे में सबकी तैयारी है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, उस पर जो कोई खास केमिकल लग रहा होगा, ये बैच सेटअप कॉस्ट है। तो ये सेटअप कॉस्ट वो दी है। और 250 क्या है, पूरे साल नहीं, आर्स नहीं है, ये सेटअप्स पूरे साल में ये 250 दफा ये बैच सेटअप करना पड़ेगा, ये मतलब है सेटअप्स 250। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, जब कस्टमर हमें ऑर्डर देता होगा तो कोई फोन पे स्टाफ होगा जो उसकी बात सुनता होगा, फिर वो को कागज भर के आगे अगले डिपार्टमेंट को पहुंचाता होगा, कस्टमर को चीज डिलीवर करते होंगे, ये सारा कुछ ऑर्डर की प्रोसेसिंग है। इसमें वो वर्कर्स भी शामिल हैं जो कस्टमर डीलिंग में इन्वॉल्व हैं, उनकी तनख्वाहें, कमीशन वगैरह भी हो सकता है। तो ये एफओएच में क्या कर रहा है, ये तो सेल्स का खर्चा हुआ। तो मैंने अभी कहा था कि ABC में सिर्फ एफओएच तक ही महदूद रहना, एडमिन सेलिंग भी आ सकते हैं, तो ये सेलिंग का खर्चा है। तो कस्टमर ऑर्डर 16,000, ये क्या है, पूरे साल में हमारा अंदाजा है कि 16,000 ऑर्डर्स आएंगे, तो उन ऑर्डर्स को हैंडल करने का खर्चा ये 70-100,000। परचेजिंग, ये खरीदने के दवा आ जाते हैं। हमारा स्टाफ जो सप्लायर से कांटेक्ट करेगा, उनके पास जाएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, फोन पे बात करना, फॉलो अप करना, इसमें भी लोग इन्वॉल्व है, परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, ये उसके खर्चे हैं। और आगे सप्लायर ऑर्डर्स 5600, ये क्या है, पूरे साल में हम 5600 दफा सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये इस टेबल को दोबारा पढ़ लें बेटा, इसमें जो आइटम नहीं समझ आई वो बताइए, दूसरा वाला टेबल। जैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है ना, ऐसे सप्लायर्स को भी हैंडल करना है। जो भी चीज खरीदनी होती है उसके लिए हम एक सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट बनाते हैं, उसका काम है मार्केट में फिरना, सप्लायर ढूंढना, नेगोशिएट करना, बार्गेन करा के पैसे कम कराना। ये चीज लेनी है, अच्छा ठीक है, वो सप्लायर से खुद कांटेक्ट करेगा, फोन पे कांटेक्ट हो सकता है, कोई कागज का प्रिंट निकाल के परचेज ऑर्डर भेजा जा सकता है, अपनी निगरानी में सामान खरीद के लेके आना हो सकता है, ये सब परचेज डिपार्टमेंट के लोग होते हैं।
तो ये उस परचेज डिपार्टमेंट के लोगों का खर्चा होगा 4004 और इसको लिंक किया गया है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कितने देंगे सप्लायर को, यानी साल में कितनी दफा हम चीजें खरीदेंगे, ये 5600 है। 16000 क्या है, पूरे साल में टोटल कितनी दफा कस्टमर्स हमें चीज 16,000 दफा हमें कस्टमर्स ऑर्डर देंगे, यानी कस्टमर्स हमसे चीजें जो खरीदने आएंगे तो साल में टोटल 16,000 दफा होगा। और इनको ड्राइवर इसलिए कह रहे हैं कि इन खर्चों का ताल्लुक इस एक्टिविटी से, जैसे कस्टमर्स को हैंडल करने का खर्चा इसका ताल्लुक होगा कि कितनी दफा कस्टमर्स को हैंडल करना है, इसलिए ये कॉस्ट ड्राइवर की हेडिंग है इस कॉलम के ऊपर। सेटअप को खर्चे कितने ज्यादा होंगे किस चीज पे डिपेंडेंट है, सेटअप के खर्चे कि कितनी दफा सेटअप करना होगा, इसलिए सेटअप्स को कॉस्ट ड्राइवर कहा होगा। एबीसी कॉस्टिंग में ये सबसे बेसिक चीज ये है समझनी जरूरी, यहां से एबीसी कॉस्टिंग शुरू होना है सवाल कि हमें खर्चों का कोई ना कोई रिलेटेड एक्टिविटी पता होनी चाहिए जिसको कॉस्ट ड्राइवर कहा जा रहा है। दूसरा टेबल समझ आया टूटा फूटा, बाकी अभी मैं सॉल्व करूंगा तो और बेहतरी हो जाएगी। फिर उसके अलावा कुछ और भी हैं जो अब आपको प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन दे दी है। ये जो नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर दिए हैं तीसरे टेबल में 4800, 4500, 6700, इनका टोटल करिएगा तो ये ऊपर वाले 16,000 है, यानी जो ऊपर टेबल बताया हुआ है उनमें से कुछ चीजें ये प्रोडक्ट्स की अलग अलग बता दी तीसरे टेबल में। इसी तरह ये नंबर ऑफ सेटअप्स 70, 100, 80, 250, ये ऊपर 250 आ रहा है। नंबर ऑफ सप्लायर ऑर्डर्स 1800, 2200, 1600, ये ऊपर 5600 आ रहा है। तो जो दूसरे टेबल में चीजें दी हुई हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट वाइज तोड़ के बताइए। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना है। तो सवाल की अप्रोच तकरीबन हर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की एक ही अप्रोच है, हमने हर खर्चे का रेट निकालना है, फिर उस रेट को यूज करना, लाइक अप्लाइड, उस रेट को अप्लाई करके यूज करना है। हर खर्चे का रेट निकलेगा और फिर वो यूज होगा। हर सवाल में तकरीबन यही वाला काम है। ये मैं कर रहा हूं इलस्ट्रेशन 3। हर खर्चे का रेट निकलना है, फिर उस खर्चे के रेट को यूज करना है। तो हमें पहले रेट फॉर ईच कॉस्ट पूल निकालना पड़ेगा। रेट पर क्या, रुपीस पर ड्राइवर। ये जो दूसरा टेबल है हमें हर खर्चे का रेट पर ड्राइवर निकालना पड़ेगा। जैसे सेटअप कॉस्ट है, इसका हमें रेट पर सेटअप निकालना पड़ेगा, यानी इसका मतलब होगा कि एक दफा सेटअप होगा तो इतना खर्चा होता है। मशीनिंग सर्विसेज, इसका रेट क्या निकालना पड़ेगा, पर मशीन आवर, यानी 1 घंटा मशीन चलती है तो इतने मशीन सर्विसेज के खर्चे होते हैं। ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसका रेट क्या निकालना पड़ेगा, पर कस्टमर ऑर्डर। ये जो परचेजिंग का खर्चा है 4004 पर सप्लायर ऑर्डर। तो हमें हर खर्चे का पर ड्राइवर रेट निकालना है। मशीन सर्विसेज पूरे साल में टोटल बजटेड, अच्छा इस चैप्टर के बाद इसलिए करवा रहा हूं कि OAR निकालने का फार्मूला क्या था, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय जिस बेस पे खर्चा निकालना है। तो हमने क्या करना है, रेट पर ड्राइवर निकालना है। तो टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय वो जो ड्राइवर की क्वांटिटी है। तो मशीन सर्विसेज के टोटल खर्चा कितना है, 18400000 डिवाइडेड बाय, और उसके ड्राइवर कितने हैं 230,000 आवर्स। तो इसका रेट बन गया ₹80 पर मशीन आवर। ये इसका रेट आ गया। वो जो पहले हम लोग हर पीढ़ी का फाइनली रेट निकालते थे, यहां पर हर खर्चे का अलग अलग रेट निकलेगा। दूसरा खर्चा क्या है, असेंबली सर्विसेज, टोटल खर्चा 18150000, और इसका ड्राइवर कौन है 330,000 लेबर आवर्स। तो इसका रेट आ जाएगा 55 पर लेबर आवर। अगला खर्चा सेटअप कॉस्ट 1200,000, और इसका ड्राइवर क्या है 250 नंबर ऑफ सेटअप्स हैं, तो 4800 पर सेटअप। आगे ऑर्डर प्रोसेसिंग 72,100,000, इसका ड्राइवर क्या है 16,450 पर ऑर्डर। और परचेजिंग 4004,000 डिवाइडेड बाय 5600, 715 पर ऑर्डर।
पिछले चैप्टर में सारे ओवरहेड्स टोटल करके हर पीडी का टोटल ओवरहेड निकलता था और पीडी का बस एक ओआर था, हर खर्चे का अलग अलग रेट है। नोटेड। अच्छा, अब इनका यूज, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? हर प्रोडक्ट की अलग अलग इनकम स्टेटमेंट। अब हम सिर्फ जे की बात कर रहे हैं और रुपीज 1000 बिलियन जैसे मर्जी कर लें, रुपीज इन 1000 कर लेता हूं। टोटल सेल्स चाहिए इस प्रोडक्ट की, क्या क्या चाहिए? यूनिट्स और प्राइस चाहिए, तो इसके यूनिट्स कितने? 30,000 और सेल प्राइस 4600। 138 000 या ये पूरी फिगर ये है या रुपीज इन 1000 है ना? प्रॉफिट तक पहुंचना है, वो तो ओवरहेड्स टाइप खर्चे हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अपनी जगह है, वो कितनी है? प्राइम कॉस्ट 3100 पर यूनिट है, तो 30,000 इंटू 3100 93,000 है। अच्छा जी, अच्छा भाई, ये एक सवाल है, बाकी भी सुन लें कि ये ब्रैकेट में ये फिगर्स दिखानी जरूरी है, तो हाँ दिखानी जरूरी है। एमसीक्यूज नहीं है, एंड आंसर देख के नंबर नहीं मिल रहे, सारी मेहनत के नंबर मिल रहे हैं। तो जो फिगर भी सवाल में गिवन नहीं है, जैसे ये 80 रुपए 55 4800 सवाल में गिवन है, ये कैलकुलेट करने पड़े ना, तो कैसे कैलकुलेट किया ये दिखाना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट किया। मशीन सर्विसेज 80 की इंटरप्रिटेशन क्या है? एक मशीन आर काम होगा तो 80 रुपए लगेंगे। हम इस वक्त टोटल फॉर द ईयर जे की बात कर रहे हैं,
तो टोटल तक कैसे पहुंचे? 30,000 क्या है? यूनिट्स है। 80 रुपए क्या है? पर मशीन आर। तो अब इनका कैसे जोड़ेंगे? पहले टेबल में लिखा हुआ है कि एक यूनिट के लिए 2.5 मशीन आर लगते हैं, तो जे के लिए टोटल मशीन आर आएंगे। अब इसको हम लोग 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि हर ब्रैकेट में बार बार 30,000 लिखने की बजाय पहले सारी कैलकुलेशन बगैर 30,000 के हो जाए। वो क्या होगी? पर यूनिट, और बाद में 30 से मल्टीप्लाई कर दे, वो भी ठीक है। मशीन सर्विसेज के बाद असेंबली। असेंबली में 30,000 यूनिट्स हो गए, और असेंबली का ड्राइवर क्या है? लेबर आर। तो लेबर आर को यूनिट से कैसे जोड़ें? पहला टेबल 7.5 लेबर आवर्स पर यूनिट है, तो इनटू 7.5 करने से टोटल लेबर आवर्स आ गए, और 55 रुपए पर लेबर आवर। 1 2 3 7 सेटअप कॉस्ट 4800 पर सेटअप है। इसका कैसे प्रोडक्ट से ताल्लुक निकलेगा? तीसरा टेबल, तीसरे टेबल में लिखा हुआ है कि 70 सेटअप करने पड़ेंगे प्रोडक्ट जे के। मैं आपको ब्रैकेट में 30 बेशक बाद में लिखता नजर आ रहा हूं, लेकिन इसलिए लिख रहा हूं कि अब ये जो 70 है इसको 30,000 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं, ये पूरे के लिए दिए हुए। ये कैसे पता कि ये एक यूनिट के लिए नहीं है? एक तो इसमें कहीं पर यूनिट नहीं कहा। दूसरा, जो दूसरे टेबल के अंदर टोटल सेटअप्स 250 हैं, टोटल सेटअप्स, तो ये का ब्रेकअप बनता है नीचे टेबल में, तो ये टोटल है। इस 70 को 30,000 से मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ, अगर ये लिखा होता कि एक यूनिट के लिए इतने सेटअप हैं, फिर 30,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहां पर आपको 30,000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस 70 से ही करना है। इन पूरे 30,000 यूनिट्स के लिए 70 सेटअप करने पड़ेंगे, और एक सेटअप का 4800। तो अगर कोई पर यूनिट कर रहा होता तो वो एक तो यहां गलती कर जाता, लेकिन अगर गलती से बचना चाहे तो फिर 70,000 डिवाइडेड बाय 30,000 करना पड़ेगा। अभी इस वक्त अगर कोई पर यूनिट निकालना चाहे पहले, तो इन ब्रैकेट में से 30,000 हटा लें। यहां ये तो है ही टोटल 30,000 का, तो फिर 30,000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट निकलेगा। कितना बना? 336। फिर है ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसमें भी ऐसे ही है। आपको तीसरे टेबल के अंदर टोटल कस्टमर ऑर्डर दिए हुए हैं। कितने? 4800 इंटू 450 पर कस्टमर ऑर्डर। अब यहां भी 30,000 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 2160। और आखिरी परचेजिंग, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स 1800 इंटू 715 1287 2284 22842। थर्टी के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ये आखिरी वाले तीनों को, इसको क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि पहले टेबल में कहा हुआ है मशीन आवर्स पर यूनिट, तो उसको हमें टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 70 बैचेस, इन पूरे 30,000 यूनिट्स के लिए 70 बैचेस होंगे। एक यूनिट के लिए 70 दफा बैच नहीं होगा। पूरे 30,000 यूनिट्स बनाने के लिए 70 बैचेस में काम करना पड़ेगा। ये कैसे पता कि पूरे के लिए है? एक तो पर यूनिट साथ नहीं लिखा हुआ, दूसरा जो सेकंड टेबल के अंदर फिगर्स हैं वो इससे पूरी मैच हो रही है। अगर आप इन तीनों प्रोडक्ट्स के सेटअप्स को ऐड करें ना, तो वो ऊपर वाला 250 बन जाएगा। तो इसलिए वो ऑलरेडी फॉर 30,000 यूनिट्स है। अच्छा, 5-7 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। ए और एम आप सॉल्व करें, करें, लिख के करें, सॉल्व करें।
लॉस भी हो सकता है वैसे। हाँ, लॉस भी हो सकता है, एक प्रोडक्ट लॉस में है। जी, अच्छा बताएं। एक वापस हो गई, एक नहीं चेंज हो रही थी। हाँ, 3 में से 2 रह जाएंगी। हाँ। हम्म, उसमें किसमें? उसमें पुरानी 5 थी, वो 5 मौजूद रहेंगी, छठी ऐड हो जाएगी। तो उसके टोटल खर्चे लिख तो रही है अलग से।
ज्यादा देर लगा दी यार। अगर कर रहे थे तो कर लिया होना चाहिए था। डन। अच्छा एक सवाल लिखे, ये आईटीआर की बुक में एग्जांपल है, अच्छी मुनासिब सी एग्जांपल है, तो मैं ज़बानी बोल देता हूँ। ज़बानी एक सवाल लिखा रहा हूँ। Following budgeted information relates to 4 products. Following budgeted information relates to 4 products. अब आपको मैं प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूँ, तो ABCD यानी अंग्रेजी और फिर आगे ABCD 4 कॉलम। प्रोडक्शन यूनिट्स में, यूनिट्स की प्रोडक्शन A के 10, B के भी 10, C के 100 और D के भी 100, 10-10 और 100-100। नंबर ऑफ सेटअप्स 2, 2, 5, 5। मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, 200, 800, 200, 800, फिर 200 और 80। मटेरियल कॉस्ट रिपीट कर रहा हूं, 200, 800, 200 और 80। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, 10, 30 और फिर से 30। मशीन आवर्स पर यूनिट, ये भी यही सेम है, 10, 30, 10, 30। ये प्रोडक्ट वाइज खत्म होगी इंफॉर्मेशन। उसके बाद देखें वेज रेट यानी डायरेक्ट लेबर का वेज रेट। प्रोडक्ट वाइज खत्म होगी बात। अब उसके बाद आगे चल रहा है सवाल। वेज रेट है ₹50 पर आवर, 50 रुपए पर आवर, 50 रुपए पर आवर। उसके बाद देखिए बजटेड ओवरहेड्स, ये टोटल है, ये प्रोडक्ट वाइज नहीं है, टोटल होंगे तभी तो बांटेंगे। अच्छा इनका मैं खर्चा बताऊंगा, यानी इनकी अमाउंट बताऊंगा और इनका कॉस्ट ड्राइवर बताऊंगा। कॉस्ट ड्राइवर या तो सवाल में आसानी से पहचाना जाएगा या फिर आपको हर खर्चे के साथ उसका ड्राइवर खुद बताया होगा। पहला खर्चा है जी ओवरहेड में, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स। अमाउंट लिखिए 30,800, 30,800, 30800 और इसका कॉस्ट ड्राइवर लिखें मशीन आवर्स। अगला ओवरहेड लिखें सेटअप कॉस्ट 109,200,
109,200, 1,09,200। और इसका ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप्स, और तीसरा खर्चा है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इसका ड्राइवर भी नंबर ऑफ सेटअप्स है, इसका ड्राइवर भी नंबर ऑफ सेटअप्स है। हाँ जी, अमाउंट नहीं बताइए। 77,000, 77,000। उसके बाद है मशीन मेंटेनेंस। मशीन मेंटेनेंस इसका ड्राइवर मशीन आवर्स है। चलें बस, रिक्वायर्ड अमाउंट कौन छुपा के ले जाता है? 91,000, 91,000। ये चार खर्चे हैं और रिक्वायर्ड है मुझसे कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। तो हमें हर खर्चे का पहले तो रेट पर ड्राइवर निकालना पड़ेगा। पहला खर्चा वेरिएबल ओवरहेड्स है। टोटल कितने हैं? 308। इसका ड्राइवर क्या है? मशीन आवर्स। वो किधर है? मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हुए। तो हमें ये मशीन आवर्स पर यूनिट टोटल मशीन आवर्स में पहुंचाने पड़ेंगे। ए के कितने यूनिट्स कितने हैं? अच्छा, दोनों 10। दूसरे के 30 इंटू यूनिट्स 10। तीसरे के 10 इंटू यूनिट्स 100। और चौथे के 4400। ये हो गया टोटल ड्राइवर। अच्छा, ये भी ना एग्जाम प्रेजेंटेशन है कि किसी वैल्यू की अगर छोटी सी कैलकुलेशन बतानी है और आप उसको वर्किंग का रेफरेंस नहीं दे रहे तो छोटी सी मकड़ी बना दें और नीचे वो मकड़ी बता देगी। तो क्या बन गया? 7 पूरा, बस 7 पर मशीन आवर। अगला खर्चा सेटअप कॉस्ट। टोटल खर्चा 109,200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेटअप्स। वो किधर है? वो आप हैं पर यूनिट। ये आपको ऊपर प्रोडक्ट्स के बताए हुए थे, तो उन सबको ऐड कर लें तो 14 बन जाएंगे। और ये ज़रा थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके ऐड करना था, तो मैंने ये मकड़ी से पूछ लिया था। ये तो हम ब्रैकेट में ही कर देते हैं। 2 + 2 + 5 + 5 7800 पर सेटअप। अगला खर्चा मटेरियल हैंडलिंग 77,000 डिवाइडेड बाय यही है 14 5500 पर सेटअप। उसके बाद मशीन की मेंटेनेंस है 91,000 और ये भी डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स 20.68 पर आवर। ये सारे खर्चों का अपना अपना रेट निकल आया। पिछले सवाल में हम टोटल प्रॉफिट निकाल रहे थे, यहां पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे।
ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट का है, कॉस्ट पर यूनिट का है, यानी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर भी आएगा। डायरेक्ट मटेरियल कितना 200, डायरेक्ट लेबर 50 रुपए इंटू 10। कॉस्ट पर यूनिट का है ना, सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट नहीं का, तो मटेरियल लेबर और सारे ओवरहेड। अगर पिछले चैप्टर का सवाल होता तो बस एफओएच की एक लाइन आती और ओएआर से हम टोटल तक पहुंचते। यहां एबीसी में हर खर्चे को अलग अलग लाना पड़ेगा। तो वेरिएबल ओवरहेड है 7 पर मशीन आर, तो 7 इंटू 10 मशीन आवर्स। सेटअप कॉस्ट है 7800 पर सेटअप, लेकिन ये तो ये जो 7800 है, ये 7800 पर सेटअप है, तो डिवाइडेड बाय क्या करो, मल्टीप्लाई करें किससे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी टोटल सेटअप कॉस्ट बनेगी, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। ये जो 2 सेटअप हैं, ये हर यूनिट के लिए 2 सेटअप हैं, नहीं टोटल 2 सेटअप में इसके 10 यूनिट तैयार होंगे, तो 78 है पर सेटअप, इंटू 2 किया तो पूरे 2 सेट्स का टोटल खर्चा आ गया। इस टोटल खर्चे में कितने यूनिट्स बनेंगे 10, तो 10 से डिवाइड किया तो पर यूनिट आ गया 1560। चले मटेरियल हैंडलिंग भी सेम है, मटेरियल हैंडलिंग में बता देता हूं। मटेरियल हैंडलिंग 5500 क्या है, 5500 पर सेटअप। हमें पर यूनिट तक पहुंचना है, तो हमें यह जानना होगा कि एक यूनिट के लिए कितने सेटअप। अब एक यूनिट के लिए कितने सेटअप, तो वो तो पॉइंट आंसर आएगा, तो वो समझाने में कोई अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए कर बेशक मैं सेटअप पर यूनिट ही रहा हूं। ये 2/10 करने से क्या हुआ है, सेटअप पर यूनिट, लेकिन मैं उसको बोल ऐसे रहा हूं कि एक सेटअप पे इतना खर्चा। प्रोडक्ट ए के लिए टोटल कितने सेटअप लगेंगे 2, तो प्रोडक्ट ए टोटल प्रोड्यूस करने पे इतना मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा होगा, लेकिन हमें पर यूनिट तक पहुंचना है, तो डिवाइडेड बाय 1100। और लास्ट मेंटेनेंस, ये है पर मशीन आर, तो 20.68 इंटू 10, 206.8 कह लें चाहे 207 कह लें, कोई मसला नहीं, 3637। क्या चीज, सेटअप 7800 पर सेटअप है। प्रोडक्ट बी के लिए कितने सेटअप लगेंगे 2 यूनिट्स, और मेंटेनेंस 20.68 इंटू 620।
और आप समझदार बच्चे हैं, बाकी दो तो आप कर ही लेंगे, लेकिन उनका आंसर आप ITEP की बुक में ढूंढेंगे तो टैली नहीं होगा, क्योंकि मैंने सवाल में कुछ चेंजेस किए हैं। लेकिन अगर ये सही है तो फिर बाकी दोनों भी सही कर ही लेंगे, नहीं किया तो शर्म आनी चाहिए। बाकी दो फिर आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।